नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HGP। अब सवाल ये है कि आखिर हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते क्यों हैं। देखिए, ह्यूमन तो एक व्यक्ति है, जीनोम ए सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जितने भी क्रोमोसोम के सेट है हम लोग उसको जीनोम के नाम से जानते हैं। सबके अंदर डीएनए भी होगा। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर उसके डीएनए पर क्या होता है, बेस पेयर चिपके रहते हैं। उसी बेस पेयर से हम क्या करते हैं, उसके डीएनए का पूरा मैकअप तैयार कर लेते हैं। जब किसी दो व्यक्ति या दो इंडिविजुअल के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो हम कह देते हैं कि यह व्यक्ति अलग है, इसलिए ताकि उसके डीएनए पर जो बेस पेयर है उसका सीक्वेंस क्या है, अलग होता है। भाई, ये चीज संभवतः हम जानकारी तभी कर पाए जब हमें सपोर्ट मिला जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग आया, हमने उस डीएनए सेगमेंट को फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया, कन्वर्ट किया, क्लोन किया, होस्ट में डाला और उसकी कॉपी तैयार कर दी। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी जीन का मैकअप है, उस जीन के मैकअप को पता करने का एक बेहतर तरीका था, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट था, जिसको सन 1990 से लगा करके 2003 तक चलाया गया। 13 वर्षों का एक प्रोजेक्ट रहा है। हालांकि फर्स्ट जीन जो था, ये इसकी जीनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसमें 3 वर्ष और आगे चला गया, यानी ये 2006 में कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न ये है कि जेनेटिक मैकअप जो हमने देखा है, क्या हम सिर्फ ह्यूमन में देखेंगे? तो नहीं। हमने जब इस जेनेटिक मैकअप के विषय में जानकारी किया, तो हमें पता लगा कि नहीं, हम ईस्ट में भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं, प्लांट्स एंड राइस वगैरह में कर सकते हैं, ड्रोसोफिला में कर सकते हैं, जो कि आपके घर में हाउस फ्लाई होती है। यानी कहीं ना कहीं हमने अलग अलग एनिमल्स में क्या किया, इसका जीन लेवल को देखा, डीएनए लेवल पर क्या जीन कैसे अरेंज होता है उसके बारे में जानकारी किया। हालांकि इसमें बहुत पैसा भी लगा। जैसे ह्यूमंस के हेप्लॉइड बॉडी में आप देखेंगे, तो उसमें देखेंगे बेस पर कितना था, तो आप देखेंगे कि लगभग 3 बिलियन हम कहते हैं। और इस प्रकार से जब काउंट करते हैं, तो आप देखते थे कि किस प्रकार से टोटल कितना आ गया। और एक बेस पेयर को अगर काउंट करना है, तो लगभग $3 अमेरिकी खर्च करना पड़ेगा। तो 3 बिलियन को खर्च करने के लिए टोटल कितना खर्च करना पड़ा, 9 बिलियन। अब जब पूरा का पूरा जेनेटिक मैकअप तैयार हो गया, तो जरूरी है कि इसको किसी हम एक ऐसे प्रिंटेड कॉपी में रखें। जिस पन्ने में रखा गया था उसमें लगभग 1,000 वर्ड थे। यानी हमने 35 किताबों का एक संकलन किया और उस बुक में क्या किया, सारे के सारे ह्यूमंस के एक पूरे का पूरा जो जीनोम था, उस प्रोजेक्ट को वहां पे फिलअप कर दिया। यानी एक ये महा प्रोजेक्ट इसीलिए कहा गया, क्योंकि इतना आसान नहीं था कि किसी इंडिविजुअल के शरीर के अंदर पूरा का पूरा जीनोम खोला जाए, जीन को पढ़ा जाए, कॉपी किया जाए, कौन सा जीन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस समय क्या है, उस अंदर क्या अमीनो एसिड है, क्या प्रोटीन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने बायोलॉजी के एक ऐसी शाखा में कलेक्ट कर लिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत, क्योंकि वो रिलेटेड था, जिसका नाम पड़ गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। गोल हमारा क्या था, हमने देखा कि 20 से 25 हजार जीन है, उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि बाद में जब इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, तो उसमें 30 हजार आ गए। हमने ह्यूमंस का जो काउंट किया बेस पे 3 बिलियन था, लेकिन वहां पर 3.167 समथिंग करके कुछ आया। हमने रिपीटेटिव डीएनए की बात की, जिसमें सैटेलाइट डीएनए वगैरह आ गया। डीएनए बार बार रिपीट करता था, यानी जीनोम की संख्या उस स्थान पर ज्यादा पाई गई, लेवल उसका ज्यादा था। यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत मिला। और ह्यूमंस इसको पढ़ करके, समझ करके अपने ज्ञान को और बेहतर बना सका बायोलॉजी के क्षेत्र में। और मानव के जेनेटिक्स लेवल पर, यानी जीन लेवल पर उसका जो अध्ययन था, उसकी जो नॉलेज थी, जो पकड़ थी, और जबरदस्त तरीके से क्या हुई, मजबूत हुई। हालांकि वो अकेले संभव नहीं था, इसलिए अमेरिका की कुछ ऐसी एजेंसीज थी, उस एजेंसियों के कोऑर्डिनेटर के द्वारा इसको हम कोऑर्डिनेट जब उन्होंने किया। जैसे अमेरिका का इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी, उसने भी सपोर्ट कर दिया इसमें। जो हेल्थ वाला डिपार्टमेंट था, उसने भी सपोर्ट कर दिया। इन लोगों का सपोर्ट था, जिसकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा सफल हो पाया। हालांकि शुरुआती दौर में यूनाइटेड किंगडम किंगडम भी हमारे साथ है, वो भी मदद किया। ये भी कुछ सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इस प्रोजेक्ट्स के लाइन और लेंथ में जुड़ गया।
बहुत सारे ऐसे एडिशनल कंट्रीज भी जब देखे कि हाँ ये तो बहुत ज़रूरी काम है, चलो आज इनके साथ जोड़ते हैं, पता नहीं बाद में हमारा भी फायदा ही होगा, तो ये देखते हुए फ्रांस के लोग भी आए, जर्मनी भी आ गया, चाइना तो आ ही आ गया। ये सब क्या हुए, ये भी सोचे कि चलो अपना रुख इस एसजीपी की तरफ रखते हैं, और ये हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये सफल हुआ, और बायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि इतिहास रच दिया गया। अभी तक जिस चीज को हमने सिर्फ बोला था हाँ ये जीन है, ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, अब हमने उसका पूरा चार्ट तैयार कर दिया, एक कंप्यूटेशनल डिवाइड रखा जो कि बहुत रैपिड चीजों को ऑब्जर्व करता था, एनालिसिस करता था। यानी कह सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बिल्डअप किया गया, जिसके माध्यम से ही हम आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक अच्छे लेवल पर समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। क्लियर बात? तो जितनी बातें मैंने बताई है उससे बाहर कुछ नहीं है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा कर लिखा दूंगा, उसको आप लिखते रहेंगे। समझ में आया? चलिए अपना नोट निकालिए, और वीडियो अच्छी लगेगी साथियों कमेंट, लाइक, ये सब सब्सक्राइब जो ना किए होंगे वो भी करेंगे। आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, बाकी हम सब तो आपके साथ लगे हैं, मेहनत करेंगे। चलिए नोट निकालिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे इसमें। देखिए, यानी इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो सीक्वेंसिंग होता है इसका बेस पेयर का, कहाँ पर होता है ये? डीएनए पर, यही तो होता है। यानी ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमको क्या करता है, बताने का काम करता है। वहीं पर आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल अगर है, इस इंडिविजुअल में कोई अगर डिफरेंट है, तो अर्थात उसके डीएनए पर आप देखेंगे कि जो बेस पेयर होता है ये क्या होता है, ये भी डिफरेंस हो जाता है। इसी की वजह से हमें वो व्यक्ति, जैसे मेरा चेहरा कुछ और है, मान लो कि गांव में कोई कलुआ है उसका चेहरा कुछ और है, तो दोनों के चेहरे में अलगाव दिखेगा, क्योंकि हमारे डीएनए के ऊपर बेस पेयर का जो अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंसिंग है वो अलग है, उसमें क्या है, अलग है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन जस्ट लुक अ डिफरेंट टू ईच अदर, क्योंकि 99.9% हम लोगों का न्यूक्लियोटाइड सेम होता है, 0.1% की वजह से सब डिफ्रेंशिएट आप वेरिएशन दिखाई पड़ता है। समझिएगा इस चीजों को, आगे देखेंगे इसमें। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कब संभव हो पाया, हम इस प्रोजेक्ट को संभव तब माने जब हमारे पास क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आया। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग आया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अपना एक फंडा था, वो कहता है कि पहले डीएनए को निकालो। यानी इसका काम क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का आया, इसने कहा हम आइसोलेट करते हैं चीजों को, डीएनए को आइसोलेट कर दो, डीएनए को उसको क्लोन कर दो, क्या कर दो उसको, क्लोन कर दो किसी भी पीसा डीएनए। समझ में आया? यानी हम कह सकते हैं कि यह जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तब 909, समाप्त कब किया गया भैया, 2003। ये समझ में आया? यानी इस प्रकार से एक लंबे समय का प्रोजेक्ट रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक मेगा प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं। क्या मामला समझ में आ रहा है? लेकिन मैं एक एक पॉइंट समझाते हुए लिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन ये आया, चलिए ठीक है, यानी हमने ये देखा कि जैसे जो ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में लगभग आप देखेंगे 3 × 10⁹ इतना ही तो बेस पेयर था, हमने जब डीएनए पढ़ा था। यानी हमारा जो हेप्लॉइड बॉडी है, इस सेल में आप देखेंगे लगभग कितना, 3.10 बेस पेयर है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर था, यूएसए का डॉलर के हिसाब से, यूएसए का यूएसए का $3 खर्च होता था पर बेस पेयर। अब आप सोचिए इसको जरा,
यानी अमेरिका का $3 खर्च करेंगे एक बेस का जो सीक्वेंसिंग है उसके बारे में आप आइडेंटिफाई करके पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। किसका था? सिर्फ एक बेस का था। अब आप सोचिए हमारे पास तो 3 बिलियन है, तो 3 3 9, टोटल खर्चा कितना हुआ? 9 बिलियन, अर्थात टोटल हम बताएंगे $9 बिलियन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पेंड कर दिया। समझ में आई थी बातें? अब देखेंगे होता क्या था। अब $9 बिलियन है, अब जरूरी है कि आपने सीक्वेंस तो कर लिया है, अब उस सीक्वेंस को कहीं ना कहीं रखना तो जरूरी है। इन्हें कलेक्ट करिए, किसी पेज में लगाइए, कॉपी में भरिए, अर्थात जो भी यहाँ पर ऑप्टेंड हुआ, ऑप्टेंड इंफॉर्मेशन, ऑप्टेंड इंफॉर्मेशन या सीक्वेंस, उसको हमने क्या किया? स्टोर कर दिया। कहाँ पर? इन टाइप इन टाइप फॉर्म इन बुक। एक टाइप हुई एक किताब में इसको क्या कर दिया? पूरी जानकारी को हमने कलेक्ट कर दिया। समझ में आया? अब देखिए कितना क्या था उसमें? 1000 लेटर, यानी टोटल आप देखेंगे कि इसमें क्या थे, जितने भी पेज थे, ईच पेज कितने थे? 1000 लेटर्स। कितनी किताबें थी? और इस किताब में कितने थे? 1000 पेज। इस प्रकार से हमने क्या किया? 3500 बुक्स कलेक्ट किया। किस लिए? स्टोर करने के लिए। किसको स्टोर किया था? स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल। समझ में आया? इतना ज्यादा आपने देखा, क्या क्या मिला इसमें भैया? आपने देखा कि जितनी भी पेज थी 1000 लेटर था, जितनी भी किताबें थी हर किताब में लगभग 1000 पन्ने थे, यानी कि एक पन्ने में 1000 लेटर, 1000 पन्ने में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने लेटर थे। किताब कितना बना? 33। 3300 किताबों की जरूरत पड़ी पूरे ह्यूमन बॉडी के एक सेल के डीएनए के सीक्वेंस को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। इतना ज्यादा खर्चा हो तो आपको क्या लगता है इसको इतना आसान था कलेक्ट करना? जी नहीं। हम इसके लिए कंप्यूटेशनल डिवाइस का यूज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? नीड क्या थी? एक इसके लिए नीड जो थी, एक हाई कंप्यूटेशनल डिवाइस, है ना? इसलिए और डाटा स्टोरेज का, डाटा स्टोरेज, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके साथ रिलेटेड था? देखो, HGP कहीं ना कहीं किसके साथ रिलेटेड था? रिलेटेड रिलेटेड रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी। उस बायोलॉजी के न्यू एरिया का नाम क्या पड़ गया? बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इनफॉर्मेटिक्स, समझ में आएगी बातें? देखिए मैंने वही लिखा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको आराम से पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? इतनी बातें आपने देख लिया। अब क्या होगा इसमें? देखो भैया, अब जरूरी है कि इसके कुछ गोल्स को समझो। इसका लक्ष्य क्या था? इसके जो गोल्स थे भाई,
आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई करने का कोई उद्देश्य तो होगा। अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी हो, विवाह हो, पैसा आए आपके घर में, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकें, अगर इच्छा हो तो कुछ सामाजिक कार्य भी कर सकें। ऐसे तमाम अपनी इच्छाएं होती हैं कि हम सफल होने के बाद ये काम करेंगे। ऐसे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारा सफल हुआ, उसके क्या मुख्य उद्देश्य क्या थे, यानी उसके कुछ टारगेट थे कि हम ये काम करेंगे। अभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया है, हमने बिफोर प्रोजेक्ट किया है, बिफोर प्रोजेक्ट से पहले ही डिसाइड किया था क्या करने के लिए। देखो, इसमें रखेंगे, हमने लगभग विचार किया कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई क्या 20,000 से लगा करके 25,000 जीन, इसमें इन ह्यूमन डीएनए, समझ में आ गया। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट, देख लेंगे। हमने एक विचार किया था कि हम डिटरमाइन करेंगे कितना, 3 बिलियन, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, यानी हमारा टारगेट था कि हम 3 बिलियन बेस पेयर कलेक्ट करेंगे, हालांकि कुछ ज़्यादा ही आया। इससे अनुमान होता है कि हम जैसे कहते हैं पेड़ पर लगी, तो कहते हैं कि लगभग 5,000 मान के चलो, हो सकता है 5,000 से ज़्यादा लग गया, 100, 200, 500, ऐसे ये भी था। क्लियर बात यहाँ तक। तीसरा हमारा विचार क्या था, हम स्टोर करना चाहते थे, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आई होगी इसको हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, स्टोर इन डाटा बेस, समझ में आया। फिर चौथा में आप क्या कर सकते थे, हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिलेटेड टेक्नोलॉजी अदर फील्ड, जैसे कि कुछ अलग सेक्टर थे वहां पर भेज दिया, जैसे किसमें, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में हमने अपने इस इंफॉर्मेशन को, जानकारी को भेजना शुरू कर दिया कि सबके पास जानकारी जाए, सब लोग इसका फायदा उठा सकें। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और आपने हम चाहते थे, देखो, हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम एड्रेस कर सकें किसको, यहाँ पर एड्रेस किया गया इसको, इथिकल लीगल सोशल इशू, इथिकल लीगल इशू, क्या था ये, ELSI, समझाने वाली बात है ये। अब इसको पहले समझ लीजिए। हमने कहा कि हमने एड्रेस किया था इसमें किसको, इथिकल को, लीगल को, सोशल को, इशू, यानी ऐसा कोई इथिकल लीगल सोशल इशू ना आए, अर्थात इथिकल माने आपके एक प्रकार के धर्म से कह सकते हैं, लीगल यानी किसी के साथ आप अनव्यवहार ना कर पाए, किसी के फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ ना हो सके, सोशल सामाजिक के साथ कोई अगर आप गलत कृत करते हैं तो उसका भी देखभाल करना है। अर्थात जब आपके पास ये प्रोजेक्ट पता चल गया, हमने समझ लिया कि हाँ ये जीन यहाँ पे, वो यहाँ पे है, ये जीन ये काम करेगा, पता लगा कि उसके शरीर के अंदर कोई ऐसा जीन है जो उसके आंख को यहाँ लगा दे, अब तुमने उस जीन को उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा दिया, और जैसे उसके शरीर में गया तो उसका आंख यहाँ चला गया, कान यहाँ चला गया, नाक यहाँ लग गया। तो ये क्या है, एक सोशल इथिकल इशू है। इस पर इस जो कंपनी थी उसने कहा नो, ये ऐसा कदम कोई उठाएगा नहीं जिससे किसी का नुकसान हो सके, किसी का मानहान हो सके, समझ में आया। इसी को बोलते हैं इथिकल लीगल सोशल इशू, ELS। क्लियर है। एक पॉइंट और इसने बताया था, देखो, अब इसमें एक पॉइंट कहा गया, इन्होंने कहा कि लगभग 13 ईयर्स, 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, किसने कोऑर्डिनेट किया था, अभी मैंने आपसे सब बताया, कोऑर्डिनेट बाई यूएस डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें एक कंपनी और लगी थी, कौन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ,
इन लोगों ने मिल करके क्या किया था, इस पूरे प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट किया, हैंडल किया, मैनेज किया। ये तमाम प्रोसेस इनके द्वारा हुआ। और इसमें हुआ क्या कि जो एक यूके था, ये स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग से ही जुड़ गया, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये किसका, इसका पार्टनर बन गया, क्योंकि मेजर पार्टनर थी। कैसा था, मेजर पार्टनर था। और यहीं पर आप देखेंगे कुछ एडिशनल कंट्री भी आई, एडिशनल कंट्रीज भी इन्होंने अपना रुख किया, जैसे जापान। हम जानते हैं जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे हुआ है। जैसे चाइना भी आया, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी। इन लोगों ने भी कहा कि चलो भैया देखो, कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ रहा है, चलो सब लोग देखा जाए। तो ये लोग मिल करके आए और ये सब पूरी व्यवस्था की। ये पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी कोऑर्डिनेट किया था, तो यूएसए का डिपार्टमेंट है ऑफ एनर्जी का और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने मिल करके काम किया था, जो कि 13 साल का प्रोजेक्ट था, कोऑर्डिनेट किया। क्योंकि इसका स्टार्टिंग में पार्टनर बना, मेजर पार्टनर। बाद में एडिशनल में आए जो लोग, और जापान आया, चाइना आया, फ्रेंच आया और जर्मनी आया। मामला समझ में आ रहा कुछ? इतनी सारी बातें इन लोगों ने बताया। अब हम इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, पहले इसका एक्शन सॉल्व ले लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक नॉलेज मिल गया कि हाँ, डीएनए में वेरिएशन है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यानी यहाँ पर एक नॉलेज हमें मिला, हमें एक जानकारी मिला। क्या मिला? एक जानकारी मिला। किस बारे में नॉलेज? ताकि डीएनए वेरिएशन, भाई हमारा डीएनए कैसा है, उसका मेकअप क्या है, उनका डीएनए कैसा है, उनका मेकअप है, ये तभी तो जान पाए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। तो हमने उस डीएनए वेरिएशन देखा, इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, समझ में आया? अब जब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जी उनके डीएनए का मेकअप पता चल गया, कैसे कैसे वेरिएशन है ये पता चला, तो हमने डायग्नोसिस शुरू कर दिया और एक अच्छे तरीके से शुरू किया। यानी यहाँ से हमने जो हमारा डायग्नोज जो था, इसका जो वे था, ये थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। अब हमने डायरेक्टली किसी, जैसे मान लो कि किसी शरीर में कोई जीन डिफेक्ट है, या मान लो किसी जीन का कोई, हमें पता चला कि हाँ इस जीन के द्वारा ये प्रोटीन बनता है, तो हम पूरे के पूरे सेल को डैमेज नहीं करते थे, हम सीधा उस जीन को ही क्या करते थे, टारगेट कर लेते थे और उसका ट्रीटमेंट कर देते थे, और फाइनली हमारा वो जीन जो था रिफॉर्म हो जाता। समझ में आ गई थी बातें? अब इसीलिए हमें डायग्नोस का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, और हमने क्या किया, प्रिवेंट कर दिया। प्रिवेंट किया, और प्रिवेंट किसको किया, थाउजेंड्स डिसऑर्डर। बहुत सारे ऐसे रोग थे जिस रोग के बारे में पहले जानकारी कर लिया। अब जैसे तुम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी व्यक्ति का, और पहले पता चले ये जीन तो डैमेज है, अगर इस जीन को कहीं इसके शरीर में छोड़ दिया तो ये आगे जाकर के इसको ब्लड कैंसर कर जाएगा, तो पहले ही डायग्नोस कर लिया, निकाल दिया। समझ में आया? तो कितने सारे रोगों को बचाने का काम ये करता था। तो हमने थाउजेंड डिसऑर्डर का काम किया था, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नॉन ह्यूमन मॉडल को भी क्या किया था, इस माध्यम से पढ़ा था। या नॉन ह्यूमन मॉडल कहे या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस को जानने का काम किया। हमने ईस्ट में देखा, हमने बैक्टीरिया में देखा, हमने प्लांट्स में जैसे कि राइस में देखा, हमने ड्रोसोफिला में देखा। यानी इन सबके डीएनए वेरिएशन को या डीएनए सीक्वेंस को जानने का काम हम लोगों ने कर दिया। अब ये सब चीजें बहुत इतना आसान नहीं था कि तुम जाके मक्खी का डीएनए चेक करो। ये संभव तभी हो पाया जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा आगे आ गया। समझ आया? अब जरूरी था कि इसके मेथोडोलॉजी क्या थे, दो मेथोडोलॉजी थे। जीन को आइडेंटिफाई करिए जो कि आरएनए के फॉर्म में होता है,
और एक ऐसा डीएनए ऐसा जीन को आइडेंटिफाई करिए जो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को कोड करता है। वो देखिए, तो मेथोडोलॉजी क्या होगा इसका? मेथोडोलॉजीज, इसमें मेथोडोलॉजीज में नंबर 1 क्या होगा भैया? हमने ऐसे जीन पर फोकस किया, फोकस्ड ऑन जीन जो एक्सप्रेस्ड होता था, जो एक्सप्रेस्ड होता था इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के फॉर्म में जो जीन अपने आप को फोकस करता था। सेकंड हमने क्या किया भैया? सेकंड, अच्छा इस प्रकार से जो आरएनए के द्वारा आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता था, इसका नाम पड़ जाता है, देखो यही समझ लो, इसको हम बोलते थे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। क्या बोलते थे? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, अर्थात ES टी, इसको हम ये बोलते हैं भाई, जो एक्सप्रेस करता था एक सीक्वेंस टैग को। समझ में आया? सेकंड किसको भैया कोड करता है? देखो सेकंड का काम क्या है? ये सीक्वेंसिंग करता है, सीक्वेंसिंग होल सेट, सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम। ठीक है, जो क्या करता था, जिसमें कंटेन होता था, जिसमें कंटेंट है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? सीक्वेंस एनोटेशन। ध्यान से समझना, सीक्वेंस एनोटेशन के रूप में हम इसको जानते हैं। क्या मामला समझ में आया है? यानी ये सब प्रोसेस हुआ जिससे हमें इसके मेथोडोलॉजी के बारे में जानकारी। अच्छा इसमें होता क्या? सबसे पहले इस ट्रिक को करने के लिए क्या प्रोसेस है? देखो हम लोग करते क्या सबसे पहले भैया, एक डीएनए लेते हैं, यानी डीएनए कहाँ से? फ्रॉम ए सेल। ठीक है, फिर इसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट के बाद फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको कन्वर्टेड करते हैं। इसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स फिर इसको हम क्या करते हैं? क्लोन करते हैं। ठीक है, इसमें एक सुइटेबल होस्ट लेते हैं, और सुइटेबल होस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ईस्ट और बैक्टीरिया। क्या है ये? ईस्ट एंड बैक्टीरिया। लेकिन अब होस्ट ले ले तो बैक्टीरिया भी तो चाहिए, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए। अब वेक्टर के लिए आपको पता है दो होते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, मैं बता चुका हूँ, याक बाक। यानी कि याक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ लिख लेंगे याक बाक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसको हम बताएंगे नहीं। याक बाक आपको पता, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें। अब हम क्या करते हैं? अब होता क्या भैया कि जैसे मान लो जो फ्रेगमेंट था, इस फ्रेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं? फिर सीक्वेंस्ड फॉर्म में लेते हैं, सीक्वेंस्ड। लेकिन इसके लिए यूजिंग किसका यूज करते हैं? कोई ट्रिक होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए, कोई डिवाइस होना चाहिए। तो डिवाइस का नाम क्या पड़ जाएगा भैया? देखो, ऑटोमेटेड डीएनए, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम पता होगा आपको, साइंटिस्ट का नाम पता होगा। देखो ये साइंटिस्ट का भैया फ्रेडरिक, फ्रेडरिक सैंगर, फ्रेडरिक सैंगर, समझ आया? जिन्होंने क्या दिया था? जिन्होंने एमिनो एसिड के सीक्वेंस को दिया था, किस लिए? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस।
तो जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए अमीनो एसिड का सीक्वेंस तैयार कर सकता है, उसी साइंटिस्ट को हम लोग यूज किए थे यहाँ पर उस डीएनए को, ऑटोमेटेड डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए। समझ में आई थी बातें? आगे देखेंगे इसमें। देखिए इसमें होता क्या भैया, बस सिंगल ये समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो प्रेटिक में क्या है, जैसे जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट, क्योंकि ये क्या था, इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगा था, ये मई 2006 का समय ले लेता। मैंने कहा था ना, 2003 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 साल एक्स्ट्रा चला गया, इसी फर्स्ट जीन का और ज्यादा सीक्वेंस करने में समय लग गया, इस वजह से मई 2006 में कंप्लीट हुआ। समझ में आया? अब देखेंगे एक लास्ट पॉइंट समझेंगे। ये सारी बातें हमने अनुमान लगाया, हमने सारा काम कर दिया। अब जरूरी ये था कि आखिर हम लोगों ने जो अनुमान शुरू में दिया था कि हाँ इतने जीन करेंगे, इतना ज्यादा कंप्लीट करेंगे, क्या सीक्वेंस है, क्या बेस पेयर है, क्या हकीकत में उसका रिजल्ट वही आया है? यानी हम इसमें ऑब्जर्व क्या किए हैं, यानी रिजल्ट क्या मिला है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो यानी हमें क्या मिला है, हमें रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट, रिजल्ट में देखेंगे भैया। हमने देखा, हमें 3 बिलियन देखा था बेस पे, लेकिन यहाँ पर आया कितना होगा, 3.3164, इतना ज्यादा बिलियन बेस पेयर हमारे पास अवेलेबल है। यानी हम थोड़ा सा गलत साबित हो गए, 3 बिलियन बताया था शुरू में करेंगे, लेकिन आ गया इतना ज्यादा, तो पहला रॉन्ग। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया भैया, देखो हमें टोटल जीन देखा कि टोटल जीन जो था लगभग 30,000 आ गया। हमने शुरू में कितना अनुमान लगाया था, 20 से 25,000, लेकिन है कितना, 30 है। तीसरा पॉइंट, जो एवरेज साइज था, एवरेज साइज जीन अराउंड, जीन अराउंड लगभग 3,000, 3 के बेस, जिसमें आप देखेंगे एक लार्जेस्ट जीन होता है, उस लार्जेस्ट जीन का नाम लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, डेस्ट्रोफिन, डेस्ट्रोफिन, ठीक है। इसमें कितना होता है, 2.4 मिलियन बेस पेयर। अब आप सोच लीजिए कि लगभग एक जीन के पास 3,000 बेस पेयर है। सबसे ज्यादा किसमें जीन में है, तो डेस्ट्रोफिन नामक जो जीन है ये सबसे बड़ा है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर है। संभव वाली बात है, जहाँ 3,000 बेस पेयर था वहाँ 2.4 मिलियन है। वाह, सब्सक्राइबर 2.4 आ जाए तो वाह वाह हो जाती है, और यहाँ पे तो एक जीन में इतना ज्यादा बेस पेयर है ना, अचंभा वाली बात। आगे देखेंगे इसमें, ये पॉइंट इन्होंने देखा। एक पॉइंट यहाँ पे ये देखा गया कि लगभग 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये क्या होते हैं, सभी आदमियों में, सभी ह्यूमंस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझ में इतनी बात है? आगे एक पॉइंट और समझिए। देखिए इन्होंने देखा कि 50% ऐसे जीन थे जो अननोन फंक्शन है अभी भी। आप सोचिए कि 50% जीन का भी काम ही नहीं पता हमें। वाह। फिर समझेंगे, इधर हम देखेंगे 2% से लेस ऐसे जीनोम कोड करते हैं क्या, प्रोटीन को। हमें लगा कि पूरा का पूरा जीनोम कोड करता है प्रोटीन को, लेकिन नहीं, मात्र 2% से कम जीनोम मात्र क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। समझ में आया? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। इसमें थोड़ा बच्चा है, या तो एक काम करिए, इसी में थोड़ा सा बच्चा इसी में कवर कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, एक ही दो पॉइंट बचा है। देखिए एक पॉइंट और चलेंगे इसमें लेकर के हम पहले। देखिए इसमें है क्या, एक पॉइंट है भैया, रिपीटेड, एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है। क्या होता है, एक रिपीटेड सीक्वेंस, जो कैसा होता है भैया, तो बताएंगे कि रिपीटेड सीक्वेंस एक लार्ज पोर्शन है, लार्ज पोर्शन होता है किसका, हाँ, जीनोम का, जो कैसा होता है, वेरी
स्ट्रेच होता है, वेरी स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस, और बहुत बार रिपीट करता है, रिपीट मैनी टाइम। अब आप देखिए, रिपीटिंग सीक्वेंस एक लार्ज पोर्शन होता है जिसमें जीनों की मात्रा ज्यादा होती है। पहले हमने बताया था अभी शुरुआत में जब शुरू किया था, वेरी स्ट्रेच बहुत ज्यादा लचीला डीएनए पाया जाता है, तभी तो बार बार रैपिड करता है। मैनी टाइम रैप करता है, लगभग 100 से लेके 1000 गुना, 1000 टाइम क्या करता है वो रैप करता है, समझिएगा। तो चाहो तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, तो 100 से लगा के 1000 टाइम तक क्या करता है, आपस में डीएनए रैप करते रहते। क्लियर है? आगे समझ लेंगे। जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, क्रोमोसोम फर्स्ट, इसका जो एक्स वाला भाग है, एक्स क्रोमोसोम, ये वाई है, एक्स वाले पे सबसे ज्यादा देखिए 1968 जीन, और वाई वाले पे मात्र 231 जीन। क्या मामला समझ में आ रहा है? यानी एक्स पे 2968 जीन है, वाई वाले पे मात्र 231 जीन पाए जाते हैं। द लास्ट पॉइंट समझिएगा। देखिए, साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई कर दिया था एक ऐसे पार्ट को, देखिए लास्ट लिख देता हूँ मैं चाहो तो, जो साइंटिस्ट थे इन्होंने आइडेंटिफाइड क्या किया था, साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड ऐसे लगभग कुछ 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे थे, ठीक है ना। इस लोकेशन में क्या डिफरेंस था, देखो इस लोकेशन में आप देखेंगे कि सिंगल बेस पेयर डिफरेंस था, सिंगल बेस पेयर का क्या था, डिफरेंस था। यानी हम इसको कह सकते हैं SNPS। जब एकमात्र बेस का डिफरेंस होता है, लगभग 1.4 मिलियन ऐसे जगह थे जिसमें डिफरेंस एक बेस का था, जैसे AUG, ए है, जी है, बीच का यू वाला गायब, तो ऐसे एक बेस का डिफरेंस 1.4 मिलियन ऐसे स्पेस मिले जहां पर डिफरेंस। उसको क्या नाम दिया गया, देखो मैं लिख देता हूँ इसको, उसका नाम क्या पड़ा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आई थी बातें? चलिए, तो इतनी बातें हम आप लोगों ने आज देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। बढ़िया से समझिएगा, पढ़िएगा, बढ़िया से नोट तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई अगर डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा, उसका जवाब दिया जाए। तो चलिए स्क्रीन शॉट दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों देखिए, एक ये भी टॉपिक छोटा था, कंक्लूजन ना हो तो इसको भी कवर कर दें, तब इस टॉपिक को क्लोज करें। क्योंकि मैंने सोचा कि जब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है तो लास्ट टॉपिक था, और इसी लेक्चर में इसको भी कवर कर देते हैं ताकि ये चक्कर हमारा आज से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। देखिए इसमें इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या करेंगे, जो टॉपिक हमारा होगा इसका नाम क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रोफाइलिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, मसला क्या है इसमें जानना आपको ये है कि आखिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम क्यों यूज करते हैं। अलेक्जेंड्री साहब सन 1985 में सबसे पहले जब बताया कि यहाँ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम किसी भी व्यक्ति में, यानी किसी व्यक्ति के जो माता पिता का कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको निपटा सकते हैं, किसी क्राइम सेट पर हम उसका यूज कर सकते हैं, किसी के यहाँ कोई चोरी हो गया तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए प्रूफ तैयार करके पता कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से हमारे बायोलॉजी में, हमारे विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए वरदान था। और यह बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को फॉरेंसिक जांच के माध्यम से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं किसी चीज को आइडेंटिफाई करके। समझ में आया? अब प्रश्न यह है कि आखिर हम लोगों ने इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कैसे किया जाता है या कब करते हैं, क्या मेथड है। देखिए किसी भी व्यक्ति के शरीर का जो डीएनए होता है लगभग 99.9% लगभग सेम होता है, अर्थात जो बेस पेयर होते हैं डीएनए पर वो समान होते हैं, और यह व्यक्ति बिल्कुल सेम होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, 0.1%, यानी 3 × 10⁶ बेस पेयर, इसमें डिफरेंस होता है।
इसी डिफरेंस को हम देखते हैं, इसी डिफरेंस के आधार पर, इसी प्रतिशत के आधार पर हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। यानी जब दो व्यक्ति सामने खड़े हो जाते हैं, उनका चेहरा अलग होता है, तो हम इसे ये कंफर्म कर लेते हैं कि इस व्यक्ति के डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले बेस पेयर ये क्या होते हैं, सबके अलग अलग पाए जाते हैं। अच्छा, उसी डीएनए में होता क्या है कि उस डीएनए में होता क्या कि कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक, जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आप यूज करते हैं तो आपको ऐसे कुछ स्पेशल स्पेसिफिक साइट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। उसका नाम क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए कहा जाता है। रेपिटेटिव डीएनए का अर्थ हो जाता है कि वहां पर एक स्मॉल स्ट्रेच डीएनए होता है जो कई बार रिपीट करता है। उसी डीएनए को किसी तरह से हम सीजियम क्लोराइड नामक ग्रेडियंट के आधार पर, सीजियल क्लोराइड का जो ग्रेडियंट होता है उसके आधार पर उसको अलग कर लिया जाता है। जैसे ही हमको पीक वाला डीएनए मिलता है, जीनोमिक मिलता है, और एक मिलता है जो स्मॉल पीक मिलता है जिसका नाम हो जाता है सैटेलाइट डीएनए। हालांकि सैटेलाइट डीएनए को हम लोग अलग अलग आधार पर, बेस पेयर की कंपोजिशन के आधार पर, या सेगमेंट के आधार पर, या उसके फ्रेगमेंट का साइज क्या होता है, इस आधार पर हम उसको माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में भी डिवाइड करते हैं। क्योंकि मिनी सैटेलाइट को हम वीएनटीआर माध्यम से यूज करते हैं, इनमें वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं माइक्रो वाले में क्या, पीएचटीआर, जिसमें शॉर्ट टैंडम रिपीट होता है। और क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होता है सैटेलाइट वाले पे, रेपिटेटिव डीएनए वाले पर। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जेनेटिक वेरिएशन, जिस व्यक्ति में या जिस जगह पर ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा वहां से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अब वो डीएनए कहाँ से हम लोग निकालेंगे, हो सकता है डीएनए सलाइवा से निकले, सीमेन से निकल सकता है, ब्लड से निकल सकता है, हेयर से निकल सकता है, नेल से निकल सकता है। अलग अलग जगह होते हैं जहां से डीएनए को हम आइडेंटिफाई करके और इस प्रकार से एक प्रोब तैयार कर देते हैं। इस माध्यम को हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने में हमारे लिए सबसे आसान तरीका होता है। समझ में आया? इसी चीज को हम समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया जाए। तो आइए देख लेते हैं, मुश्किल से 10 मिनट का ये टॉपिक है, तो समझ लेते हैं इसको। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं भैया, सीधा बताइए। इसको हम लोग अलग जेफरी, कौन सा ये अलग, अलग जेफरी साहब ने कब 1985 में सबसे पहले इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस का क्या बताया इन्होंने, इन्होंने ये बताया कि लगभग 99.9% क्या होते हैं, सेम होते हैं बेस पेयर ऑन डीएनए ऑफ ह्यूमन। अंतर कहाँ पे है, 0.1% पे, यानी कि 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर। तो इसी के आधार पर ही हम लोगों के अंदर डिफरेंस देख पाते हैं, चेहरे में अलग, बनावट में अलग, यानी उनका फिनोटाइप जो डिफरेंस एक आप देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द 0.1%। क्लियर है? अब हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है, इसमें हम इन्वॉल्व क्या करते हैं, जब आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व हम लोग करते हैं, इन्वॉल्व किसको करते हैं, देखो आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन, क्या करते हैं इसका, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस इन ए स्पेसिफिक डीएनए, डीएनए का एक स्पेसिफिक जगह होगा, उसी को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, अभी मैंने आपसे बताया था। उसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, उसी का नाम होता है रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं। क्या मामला समझ में आ रहा भैया, रेपिटेटिव डीएनए के रूप में हम लोग समझते हैं। अब इस रेपिटेटिव डीएनए, रेपिटेटिव जो सीक्वेंस होता है, इसका क्वालिटी क्या है, देखो इसकी क्वालिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये बता देंगे, ये नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग अर्थात किसी भी प्रकार के प्रोटीन को ये सिंथेसाइज नहीं करते हैं। समझ में आई इतनी बात है? इसी में चाहिए तो पॉइंट और समझा दीजिए। ये हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। समझ में आई इतना बात? फिर देखेंगे इसमें एक और चीज तो लिख लो, ये इनहेरिटेबल होते हैं। कहाँ पर, इनहेरिटेबल यानी ये पास होते हैं कहाँ पर, पैरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। क्या मसला समझ में आ रहा है इतना भैया? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज रिपीट करता है, यानी उसमें आप देखेंगे कि मैनी टाइम, इसमें मैनी टाइम
डीएनए आपका रिपीट करता है, घूम जाता है। इसमें इन ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, तो इसमें एक छोटा सा यूनिट होता है डीएनए को बार बार सर्कुलेट करते घूमता रहता है, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोगों ने दोस्तों ये करना होता है, सबसे पहले तो आप देखेंगे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे मान लो कि जीनोमिक डीएनए है, देखो ये आपका क्या है, जीनोमिक डीएनए है। इस जीनोमिक डीएनए को आप चाहते हैं कि किसी तरह से हम इसके अंदर से वो स्मॉल स्ट्रेच डीएनए को अलग कर लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे सीजियम क्लोराइड। क्या करेंगे, सीजियम क्लोराइड, इसकी उपस्थिति होगी और यह सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी यहाँ पर होगा, जिसके माध्यम से हम क्या करवाएंगे, इसका सेंट्रीफिकेशन करा देंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बैंड आपको इसमें मिलेगा ऊपर की तरफ, जो कि हम देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क। जो बल्क वाला होता है बल्क जीनोमिक डीएनए, और ये हमारा यहाँ पर एक बैंड नीचे होगा, जिसका नाम क्या हो जाता है, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। तो समझ में आ रहा बात यहाँ पर, अर्थात अब सैटेलाइट डीएनए आ गया, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए हमको क्या करना है, जो अलेक्जेंड्री साहब थे उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को लिया था, क्योंकि इसी में बहुत सारे हम क्या मिलते थे, बहुत सारे टेंडन रिपीट मिलते थे, बीएनटीआर इसी में है, पॉलीमॉर्फिज्म इसी में है, इसी में रिपीट्स जो होते हैं उसकी संख्या ज्यादा है, बेस पेयर की संख्या 100 तक हो जाती है यहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने इसको लिया, यूज किया फिंगरप्रिंट करने के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, समझ में आया। अब सैटेलाइट डीएनए को हम देखेंगे, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, तो बताएंगे इसमें हम बेस का कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन, आप देखेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट हो सकता है, नंबर ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, इन तीनों के आधार पर हमने देखा कि किस तरह से हमने सैटेलाइट को डिवाइड कर दिया, इसको सैटेलाइट को डिवाइड कर दिया, कितने भाग में भैया, 2 भाग में। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो देखेंगे सबसे पहले हम बता देंगे यहाँ पर माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, और ये कौन सा जगह भैया, मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ध्यान से देखना इसको, मिनी सैटेलाइट, समझिए इस चीज को। अब सवाल यहाँ पे है कि आखिर माइक्रो और मिनी में क्या अंतर है, हमारे लिए मिनी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट डिफरेंस देखना चाहिए तो देख लीजिए। देखो सबसे पहले तो आप माइक्रो में देखो, इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है एस टी आर, अर्थात शॉर्ट टेंडम रिपीट हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि जैसा ये है, इसमें आप देखेंगे तो लगभग ऐसे होगा, इस प्रकार 2 से 6 के आधार पर, यानी यहाँ पर देखें कितने होंगे, 2 से 6 बेस पे, भाई शॉर्ट है तो 2 से 6 बेस पे बहुत है यहाँ पर। फिर देखेंगे इसमें चीज और बता सकते हैं, इसमें 5 से 20 रिपीट्स आपको मिलेंगी, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 20 बार रिपीट करेगा डीएनए यहाँ पर। दूसरी चीज में ये बता सकते कि इसका जो साइज होता है, साइज आप देखेंगे कितना देगा, 10 नैनो बेस, यानी 0.1 किलो बेस, यानी केबी लिख दीजिए, इतना ज्यादा डिफरेंस बता देंगे कि इसमें माइक्रो सैटेलाइट में। अब मिनी वाला जो हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या बता देंगे, मैं टर्न बदलता हूँ, देखो इसमें होगा क्या भैया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और इसी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का एक नाम होता है VNTR, VNT। हाँ तो मैं इसमें होता क्या है, इसमें आपको 10 से 60 बेस का एक लॉन्ग मिल जाएगा, यानी लंबा रहेगा, 10 से 60 बेस पे यहाँ पाए जाएंगे। तो इसी में आप बता सकते हैं कि 10 से लगा दीजिए लगभग 1000 बेस यहाँ पर आपको क्या, सॉरी 10 से 1000 यहाँ तक आपको क्या मिलेंगे, रिपीट मिलेंगे, ठीक है।
साइज के आधार पर आप देखेंगे तो साइज इसका क्या बता सकते हैं, 0.1 से लगा के 20 केबी तक दे सकते हैं। समझ में आई की बात है, इतना ज्यादा दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। यानी कि इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है कि ये जैसे है, तो देखो यहाँ पर है, तो इसके अंदर जो बेस है लगभग 100 तक बेस पे यहाँ पाई जाती। सोचिए इस प्रकार से सबसे ज्यादा बेस पेयर की संख्या ज्यादा है इसमें। वीएनटीआर है, वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट टेंडम रिपीट बहुत ज्यादा है इसमें। यानी पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलती है, मिनी वाले में मिलेगी। और मिनी में किसमें, यानी एक प्रकार से किसका भाग है ये, तो वही सैटेलाइट वाला भाग। ऑन द बेसिस आप तीनों ये ध्यान रखिएगा, यही तीन आधार हैं। इस तीन आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को डिवाइड कर देते हैं दो भाग में, मिनी एंड माइक्रो। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलो भाई, अब इसमें देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, कौन कौन सा स्टेप करना है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। वो डीएनए कहाँ मिला होगा हमको, अगर हमको डीएनए फिंगरप्रिंट करके हम पता करना चाहते हैं, कोई चीज जानकारी करना चाहते हैं, या पैटर्निटी इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं, या पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से हम पूरी की पूरी एनालिसिस करना चाहते हैं डीएनए के बारे में, तो भी ये मेथड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले वो डीएनए कहाँ मिलेगा, हेयर में है, सीमेन में है, अस्पम में है और स्किन में है, तो वहां से निकाल लीजिए। दूसरा, फिर हम डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में जाना जाता है। ये क्या करेगा, डीएनए को कट मार देगा। फिर हम उस डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या करेंगे, ले जा करके छोड़ देंगे। यहाँ से हम सेपरेट करेंगे डीएनए को। वह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भरा क्या होता है, वो भरा क्या होता है, देखिए उसमें भी एग्रोस जेल भरा रहता है, उसी के नाम से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बना। अब एग्रोस जेल जानते हैं आप कि एग्रोस जेल बनता किससे है, तो एक समुद्री घास है, यानी सी वीड, जो कि एल्गी है, रेड एल्गी, जिसका नाम क्या है, ग्रेसिलेरियम या जिलेरियम। वहां से हम लोग क्या बनाते हैं, एक जेल का फॉर्मेशन करते हैं, और यही एग्रोस जेल क्या होता है, उसके अंदर बिना रहता है, भरा रहता है। उसको कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसके माध्यम से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, और वह नेगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। वहां से धीरे धीरे क्या होता है, डीएनए वहां से हमारा सेपरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे डीएनए इज ऑन द जेल इज द नीड टू द ट्रांसफर और द, देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम अब इसको नाइट्रोसेलुलोज पर चढ़ा देंगे। यानी हमने निकाला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाला हमने छोड़ दिया नाइट्रोसेलुलोज पे, या हमने किस पे छोड़ दिया, एक नायलॉन के मेम्ब्रेन होती है उस पर छोड़ दिया जाता है। जब हम यहाँ पर छोड़ेंगे तो लगभग याद करिएगा वैक्यूम या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 3 से 5 घंटा तक यहाँ छोड़ दिया जाता है। देखेंगे ये डीएनए ऑन द 80 टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 to 5 आवर्स इतना समय लेता है। धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर दिस यशवी, यशवी समझते क्या है, यशवी देखो साधन ब्लॉट, यानी कि डीएनए को किसी तरह से जब हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर छोड़ा, उसके बाद इस प्रोसेस को क्या कहा गया, साधन ब्लॉटिंग कहा गया, यानी इसको यशवी कहा गया। जब यशवी नामक जो प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, देखो आफ्टर दिस यशवी डीएनए ऑन द नायलॉन इज ए हाइब्रिडाइज। अब डीएनए पर आप देखेंगे जो हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, जो कि प्रोब के रूप में जाना जाता है, हम इसको उठाएंगे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, यानी ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, अब इसको क्या करेंगे, एक प्रोब के रूप में हम लोग छोड़ देंगे किसके पास, ये हमारा जो वीएनटीआर है। क्योंकि वीएनटीआर में ज्यादा वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट मिलेंगे तो वहां पे ले जाकर जोड़ देंगे। जैसे मान लो कि इसका ये डीएनए है वीएनटीआर का, और ये जो हमने यहाँ इसका बेस है, ए है, जी है, टी है, सी है, ठीक है। और जो हमारा ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो हमने नायलॉन से निकाला है, ये ला करके यहाँ रख दिया, ये भी सिंगल स्ट्रैंड है, ये भी सिंगल होता है। अब दोनों में आपस क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर आपस में चिपका लेंगे। और जिसका जिसका वो डीएनए रहता है, जैसे मान लो कहीं क्राइम हुआ और क्राइम पर पता लगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड पड़ा है, ब्लड को क्या किया आपने, आइसोलेट कर लिया फॉरेंसिक जांच के लिए। अब हुआ क्या कि ब्लड का आपने डीएनए निकाला, समझ आए। जब आप डीएनए निकालते हैं तो डीएनए का वह हिस्सा जो कि रेपिटेटिव वाला भाग था, जो कि क्या था, रेपिटेटिव डीएनए जो सीक्वेंस था वहां से निकालेंगे, उसके दो भाग देखेंगे जो कि माइक्रो और मिनी वाला होगा। तो मिनी वाला, अच्छा देखिए रेपिटेटिव डीएनए ही प्रोब का काम करता है, अब वह प्रोब का काम करेगा। उसके मिनी वाले से हम क्या करेंगे, उसमें वेरिएबल नंबर वीएनटीआर है, उसी डीएनए को हम क्या करेंगे, उस ब्लड ब्लड में पाए जाने वाले डीएनए के अंदर जो डीएनए पर उपस्थित बेस होते हैं उसी बेस के साथ मैच कराएंगे, दोनों सिंगल स्ट्रैंड में रहेंगे। और जिसका वो डीएनए होता है
जिसके साथ वो प्रोब क्या करता है, वो मैच कर जाता है, और मैच करने के बाद एक बॉन्ड बन जाता है, जिससे हमको कंफर्म हो जाता है कि इसी व्यक्ति का वो डीएनए था, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के साथ वो बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट नहीं बना सकता है, जिसका होता है उसी के साथ प्रोब आपस में जुड़ता है। ये मानो समझ में आया? यही डीएनए फिंगरप्रिंट है। लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, इतना आसान नहीं इसको इतना आसानी से कर लिया जाए, कहने में आसान है बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू कंप्लीट दिस प्रोसेस राइट नाउ। देखिए, जब हमारा ये एसबी हो जाता है, अर्थात जब साधन ब्लॉटिंग हो जाता है, तब क्या करते हैं, डीएनए को नायलॉन से निकाल करके हाइब्रिडाइज करते हैं, किसके साथ, एक रेडियो एक्टिव वीएनटीआर के साथ, जो कि यहाँ प्रोब के रूप में पढ़ा रहता है। यहाँ से देखिएगा, ये बन गया वीएनटीआर के साथ। बाद में देखेंगे डीएनए को हम क्या करते हैं, डीएनए का हमको एक बैंड दिखाई पड़ता है, विजिबल होता है, बैंड विजिबल होता है, जिसको हम किसमें, इन ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से हम एक बैंड देखते हैं। उस बैंड के अंतर्गत ही हमको पता चल जाता है कि ये डीएनए किसका है, और डीएनए को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं राइट। नोट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी सॉदर्न ब्लॉट आएगा तो ध्यान देना, ये किसको सेपरेट करने की बात करेगा, डीएनए ट्रांसफर करने के लिए ग्रॉस जेल से डीएनए निकाल दीजिए, सॉदर्न ब्लॉट करिए। नॉर्दर्न ब्लॉट आएगा, आरएनए को हम निकालेंगे वहां से, इस प्रोसेस से आइसोलेट करेंगे। लेकिन जब वेस्टर्न ब्लॉट आएगा तो प्रोटीन को आइसोलेट करने का हमको एक बेहतर तरीका मिलता है। यहाँ समझ में आई की बातें? तो इस प्रकार से साथियों हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, इन्हीं सब प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट होता है राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ। चलिए, इसमें देखिए मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाई स्टेप आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बता, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया था कहीं किसी भी सेल से, सेल मतलब वही, चाहे वो सीमेन हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो स्किन हो, ठीक है, कहीं से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, उसका एम्पलीफिकेशन करवा दीजिए, पीसीआर करवा दीजिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्थात उस डीएनए के छोटे से डीएनए के हिस्से की कॉपी को बना दीजिए। समझ में आया? अब फिर क्या करेंगे, उसको डाइजेशन करिए डीएनए का। कुछ डाइजेशन करने का मतलब है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करिए, अर्थात तोड़िए। फिर उसको सेपरेट करिए, डीएनए फ्रेगमेंट और वाइगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अब उस डीएनए के सेगमेंट को क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, यूज करेंगे। फिर किसका, एल्कली एनएओएच का यूज किया जाता है। जब फ्रेगमेंट हम अलग कर लेंगे, फिर हम एनएओएच नामक एल्कली का यूज करते हैं, किस लिए, देखिए, ताकि हमारा जो डबल स्टैंड डीएनए है इसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो हमको डीएनए मिलता है वो डीएनए हमारा डबल स्टैंड होता है, ये तो है, डबल स्टैंड डीएनए है। इसको चाहिए हमें क्या, सिंगल स्टैंड डीएनए में चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये डबल वाला होता है, हम चाहते हैं कि ये हमारा सिंगल आ जाए। जब सिंगल आएगा तभी तो जाकर के वहां पर उसके साथ बाइंड कर पाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस बना पाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने एल्कली यानी एनएमएच का यूज कर दिया, ताकि वो हमारा क्या हो जाए, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाए, करवा दिया। फिर देखिए, अब हमने इसको प्लेस कर दिया कहाँ पर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, यानी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर हमने छोड़ दिया, जिसमें क्या है, कंटेन है रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंड डीएनए। अब देखो, अगर आप सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट ना करते, एल्कली ना डालते, न्यूज ना डालते, तो सिंगल स्टैंड ना हो पाता। और यहाँ जब सिंगल स्टैंड जिसमें ऑलरेडी पड़ा है नाइट्रोसेलुलोज में, वो बाइंड ना कर पाता, डबल के साथ थोड़ा ना बाइंड करेगा, सिंगल होना चाहिए तभी बाइंड करेगा। अब ये सिंगल स्टैंड डीएनए हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब कहा जाता है, याद करिएगा, प्रोब हो गया यहाँ पे। फिर देखेंगे, अब बाइंड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए का से तो बाइंड कर देता, जिससे क्या बना देगा, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। देखो, एक दूसरे का डीएनए था, और एक डीएनए, जैसे देखो, ये वाला था कि उस साइड से मिला था हमको, ये वाला क्रिमिनल केस का है, और ये वाला जो हमारा है, ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज में पड़ा हुआ है, यानी हमारा खुद का है, यानी ये प्रो वाला है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, हाइब्रिडाइज डीएनए बन जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री तभी बनाएगा जिसका होगा, नहीं होगा तो नहीं बनाएगा, रिप्लेट कर देगा। फिर देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम, तो इसको छोड़ देंगे, हम इस मेम्ब्रेन को वॉश कर दें, धुल देते हैं, साफ कर देते हैं। देखो, मेम्ब्रेन को वॉश करते हैं ताकि रिमूव हो जाए अनवॉश प्रोब, पता लगा कोई दूसरा प्रोब ना जाके चिपका रहे उसके साथ, और हमको कंफर्म ना होता है, कॉम्प्लीमेंट ना बन पाए, बैंड ना बन पाए, इसीलिए एक बार हम उस मेम्ब्रेन को वॉश कर देते हैं। फिर क्या होता है फाइनल में, देखिए, हाइब्रिडाइज वाला जो डीएनए था, जो दोनों मिल गए हैं, ये वाला, इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं एक्सरे फिल्म के द्वारा, इसके मदद से ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से देखा जाता है, हमको एक बैंड दिखाई पड़ता है, और डीएनए आपस में जुड़े रहते हैं, जिसका प्रोब होता है उसी के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, जिससे हमें
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से किसी भी अपराधी या किसी भी प्रकार के पेरेंट्स के माता पिता इन सारी चीज़ों की जानकारी आसानी से क्या होता है मिल सकता है। तो ये संभव है जब फॉरेंसिक जांच करा जाता है, अर्थात प्रूफ जब बन जाता है तो हमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जानकारी हो जाती है। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हुआ, क्योंकि बड़ा लेक्चर था आज का, छोटा नहीं था। एसजीपी भी देखा आपने और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी देखा। ये जो लास्ट लेक्चर बचे हुए थे, हम लोगों ने आज इसको पढ़ करके इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। अब हम लोग ये बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तो हम लोग एवोल्यूशन की बात करेंगे बहुत ही चंद समय में। तो ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ और हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इसका आप लोग इसमें सॉल्व ले लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।